हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं मनोज कुमार और ये है मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स कुमार। तो बेटा अब 4 महीने बचे हैं और सारा कोर्स खत्म हो चुका है, रिवीजन करनी है, राइट। और हमने ये भी देखा है पिछले लास्ट सालों में जो भी पेपर का ट्रेंड है वो थ्योरी से हटके स्टार्ट हो गया है। किस पे आना? न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल पे आना। तो रिवीजन करना और बहुत ही अच्छे से रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही बढ़िया रिवीजन सीरीज जिसमें आप चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और मेरा प्रॉमिस है आफ्टर दिस सीरीज आप बहुत ज्यादा एलिजिबल हो जाएंगे एक बहुत ही अच्छा मार्क्स लाने के लिए बोर्ड में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आपने मैथ्स कैसे करा है अपनी पूरी सिचुएशन का। तो देखो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोस्टैट और करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपने बहुत अच्छे से करा है क्योंकि आपको इनिशियली बहुत अच्छा टाइम मिला था, राइट। फिर उसके बाद आया क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म। आपका जोश थोड़ा सा ठंडा हुआ और आप इस चैप्टर में थोड़े ठंडे पड़ गए, राइट। फिर उसके बाद आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। यहां पर आपने बहुत ज्यादा मिस्टेक करी। लगभग 10% बच्चे ही ऐसे होंगे जिनका ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से कवर होगा। 90% बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो बोर्ड के लिए इन टॉपिक्स पे तैयार नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं सीरीज ही कैसे स्टार्ट कर रहा हूं। मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं ऑल्टरनेटिंग करंट से, राइट। ऑल्टरनेटिंग करंट करेंगे, वो सारे टॉपिक कवर करेंगे जो आपके ब्लैक लिस्ट में है, ठीक है। जो आपने सोचा है हम ये कर लेंगे या ये हमसे हो जाएगा बोर्ड में, वो सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। और उन्हीं टॉपिक पे पकड़ बना के हम बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अपने बोर्ड में और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, राइट। सो ये बोर्ड के लिए ही नहीं है ये सीरीज, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप हर एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो अपनी रिवीजन स्टार्ट करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट से। तो बेटा अल्टरनेटिंग करंट पढ़ने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट क्या, चलो वो देख लेते हैं। तो मान लो मेरे पास एक एसी वोल्टेज है, ठीक है। एक एसी वोल्टेज या सिग्नल है। तो ये है मेरे पास एसी वोल्टेज सिग्नल, राइट। इस तरीके से मेरे पास एसी वोल्टेज सिग्नल है। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाली एक्सिस होगी ईएमएफ की या करंट की हो सकती है। ये ईएमएफ हो सकता है या करंट हो सकता है और ये हो सकता है टाइम, राइट। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है? देखो इस सर्किट ऐसे सिग्नल्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है। देखो इनके साथ प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज अगर अल्टरनेटिंग नेचर में तो उनके साथ प्रॉब्लम है ये है कि हमेशा या तो उनका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहेगा या डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, राइट। तो हम इनको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ सकते क्योंकि एट एनी इंस्टेंट इनका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो अब इसको पढ़ा कैसे जाए, इसके बारे में पता कैसे लगाया जाए? तो देखो इसको पढ़ने का बहुत सही तरीका है डीसी करंट, राइट। हमें क्या करना है, अब एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिल के क्या बनाता है? एक टाइम पीरियड बना देता है, एक साइकिल बनाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 टाइम पीरियड, ठीक है। ऐसे करके अब बेटा करना यहाँ पर कुछ नहीं है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, अब एक और करंट एज्यूम करना है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। सो मान लो मैंने यहाँ पर एक डायरेक्ट करंट लिया है, ठीक है। और डायरेक्ट करंट का मैग्नीट्यूड क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। देखो इस तरीके से कांस्टेंट रहता है। और मान लो ये जो डायरेक्ट करंट का मैग्नीट्यूड है वो IRMS के इक्वल है, राइट। ऐसे करके इक्वल है। अब यहां पर मुझे इन दोनों करंट के बीच एक कॉमन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको पढ़ सकता हूं, इसको नहीं पढ़ सकता, इसको पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो वो कॉमन फैक्टर क्या है जो इन दोनों के बीच सेम है, राइट। ये पता करने के लिए हमें इन दोनों सिग्नल को डालना पड़ेगा, किसमें? एक सर्किट में डालना पड़ेगा। तो मान लो मैंने एक सर्किट बनाया, इन दोनों को मुझे पुट करना है एक सर्किट में। सो मान लो मैंने बना दिया एक रेजिस्टेंस, ठीक है। और ऐसे करके इस तरीके से मैंने कनेक्ट कर दिया, राइट। अब मुझे करना क्या है, एक बार यहां पर एसी सिग्नल देना है, ठीक है। यहां पर इसको पुट करना है। तो यहां पर करने के लिए हम क्या बना देंगे, यहां पर देखो ये एसी सिग्नल हो गया। अब सेम सर्किट लो और इसको डालो, ठीक है। इसको यहां पर पुट करो सेम सर्किट के अंदर, सेम रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा करके हमने इसको डीसी सप्लाई को दिया। तो अब हमने दोनों से पूछा, ये दोनों सेम सर्किट है। अब मैंने इस सर्किट से पूछा कि बताओ तुम्हें दोनों में सेम क्या लगा, सेम साइकिल, एक साइकिल के लिए, ठीक है। इतना देखो ये चीज इतनी और इतनी, ये और ये चीज इतनी, ठीक है। ये जब चीज इसके अंदर गई, ठीक है, ये जब इसके सिग्नल इसके अंदर डाला, तो अब इन दोनों से पूछा कि बताओ कि इन दोनों में तुम्हें कॉमन क्या लगा। तो सबसे पहली चीज जो पता लगी, ये पता लगी कि
दोनों ने सेम टाइम के लिए, एक साइकिल के लिए क्या करा था, सेम चार्ज कंज्यूम करा था। तो एक वैल्यू तो इसकी हो जाती है चार्ज डिपेंडेंट, ठीक है, क्या हो जाती है, चार्ज डिपेंडेंट, राइट, डिपेंडेंट। और दूसरा फैक्टर जब इससे पूछा गया कि बताओ दूसरा फैक्टर क्या है जो तुम्हें दोनों में सेम फील हुआ, ठीक है, तो दूसरा होता है हीटिंग इफेक्ट। तो बेटा हीटिंग इफेक्ट चाहे एसी का लो एक कंप्लीट साइकिल के लिए, ठीक है, या डीसी का हीटिंग इफेक्ट देखो तो वो सेम रहेगा सेम सर्किट में, राइट। और इन दोनों ने क्या चीज सेम भेजी होगी, चार्ज सेम भेजा होगा। तो बेटा यहां पर ना दो टाइप के करंट पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि दो टाइप के कॉमन फैक्टर हमें मिल रहे हैं इन दोनों साइकिल से। तो पहली चीज होती है चार्ज डिपेंडेंट, ठीक, यहां से जो हमें करंट पढ़ना पड़ता है वो होता है एवरेज करंट, ठीक है, यहां पर हम पढ़ते हैं एवरेज करंट, एवरेज करंट। ये मैं बस रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है, या बहुत डेरिवेशन नहीं कराऊंगा क्योंकि ये रिवीजन चल रही है। तो ये तो एवरेज करंट। और हीटिंग बेस्ड जो होता है करंट उसको हम कहते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, आरएमएस करंट और वोल्टेज, करंट और वोल्टेज, ठीक है बेटा। तो देखो यहां पर तुमने एक चीज देखी होगी कि इसकी जो वैल्यू होती है आई एवरेज की, ठीक है, आई एवरेज की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आई एवरेज की वैल्यू होती है कितनी, 2I0 बाय पाई, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाता है 0.637 ऑफ I0, ऐसे करके रखा है, ठीक है। सिमिलरली यहां पर अगर मैं ई एवरेज की बात करूं तो ई एवरेज भी कितना आएगा, सेम ही आएगा, 2E0 बाय पाई आएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा 0.637 ऑफ E0, राइट। अब मैं बात करता हूं हीटिंग इफेक्ट मतलब आरएमएस वैल्यू की। तो बेटा यहां पर आई आरएमएस जो होता है वो होता है I0 बाय √2, ठीक है। और इसको सॉल्व करो तो ये होता है 0.707 ऑफ I0। सिमिलरली अगर मैं यहां पर ई आरएमएस देखूं सो यहां पर क्या हो जाएगा, E0 डिवाइड बाय √2, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा 0.707 ऑफ E0। तो बेटा यहां पर ये दो वैल्यूज मुझे पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इन्हीं के ऊपर हम जो भी क्वेश्चन करेंगे, पहले जो बेसिक से हमने स्टार्ट करा है तो इसी के ऊपर पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम वो सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे जो या तो बोर्ड में आए हुए हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। तो बस आपको यहां पर ध्यान से देखना है। सो यहां पर जो दो टाइप की करंट आए मेरे पास, चार्ज डिपेंडेंट और हीट डिपेंडेंट, वो कौन कौन से होंगे, एवरेज करंट और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ये दो टाइप के करंट और ईएमएफ मेरे पास होंगे क्या पढ़ने के लिए, ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेजेस को पढ़ने के लिए, ठीक है। सो यहां हमने इस कॉन्सेप्ट को कवर करा। अब एक और कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत है। जब हम वो कॉन्सेप्ट कर लेंगे तो उसके बाद हमें पूरे डिटेल में क्वेश्चन बहुत इजीली होने लगेंगे। तो बेटा यहां पर देखो, अगर मैं आपसे कहूं हमारे घरों में हम किससे डील कर रहे हैं, फिर एवरेज करंट से डील कर रहे हैं या आरएमएस करंट से डील कर रहे हैं, तो बेटा जो जनरली डिवाइसेस बनाए जाते हैं वो हीटिंग बेस्ड होते हैं, राइट। अगर तुम लैब में जाओगे वहां पर एमीटर और वोल्ट मीटर देख रहे हो तो वो हीटिंग बेस्ड होते हैं। तो जनरली हमारे घरों में जो करंट आ रहा है हमें उन्हें एज्यूम करना है ईआरएमएस। तो अगर आपको कोई कहता है कि आपके घर में 220 वोल्ट आ रहा है वोल्टेज, तो आप वहां पर ईआरएमएस मतलब ईएमएफ जो लोगे वो ईआरएमएस होगा, वहां पर ईआरएमएस होगा कितना, 220 वोल्ट, ठीक है। तो हाउस होल्ड सप्लाई को आपको हमेशा 220 वोल्ट लेना और यही हमारा ईआरएमएस होता है। तो आई होप अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट हमने समझना है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करते हैं और देखते हैं कि चीजें कैसे होती हैं। तो चलो करते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो, अभी अभी मैंने पढ़ा कि ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेजेस को पढ़ने के दो बेस्ट तरीके हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट और वोल्टेज को पढ़ने के दो तरीके हैं, ठीक है। कौन कौन से दो तरीके हुए हैं, देखो पहला तो होता है चार्ज डिपेंडेंट। पहला क्या पढ़ा हमने, चार्ज डिपेंडेंट, कि चार्ज की वजह से जो हमने चीज कैलकुलेट करी थी वो क्या थी, ठीक है। अच्छा, ये जो चार्ज डिपेंडेंट करंट और वोल्टेज आता है इसको क्या कहते हैं, एवरेज करंट कहते हैं, ठीक है। और एवरेज करंट कितना होगा, एवरेज करंट होगा 2I0 बाय पाई। और अगर हम इसको सॉल्व करें फर्दर तो ये आता है 0.637 ऑफ I0, ठीक है। तो अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालना चाहूं तो ये कितना आ जाएगा, 63.7% ऑफ टोटल करंट ऑफ I0, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I0, राइट। सिमिलरली यहां पर ई एवरेज अगर मैं लिखूंगा तो ई एवरेज भी कितना होगा, 63.7% ऑफ E0, राइट, ऐसे करके। सो ये हो गया हमारा एवरेज करंट, ठीक है।
अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर जो हमारी दूसरी वैल्यू थी जो ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को पढ़ने में हमारी हेल्प कर रही थी, वो थी हीट डिपेंडेंट। ठीक है, हीट डिपेंडेंट, हीट डिपेंडेंट। ठीक है, अच्छा अगर जो हमें हीट डिपेंडेंट पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे इसमें, देखो हीट डिपेंडेंट है ये, राइट। तो हीट डिपेंडेंट में हमें पढ़ना पड़ता है IRMS वैल्यू, IRMS। ठीक है, और IRMS कितना होता है, ये होता है I0/√2। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसको सॉल्व करके हमारी वैल्यूज आती है 0.707, ठीक है, ऑफ I0। सिमिलरली अगर मैं ERMS की बात करूंगा तो ERMS कितना आएगा, E0/√2। ठीक है, और इसको अगर फर्दर सॉल्व करूंगा तो 0.707 ऑफ E0। तो यहां पर हमें अगर वैल्यूज पढ़नी है तो देख लो कुछ इस तरीके से है, ये चार्ज डिपेंडेंट है तो एवरेज पढ़ना है, और अगर हीट डिपेंडेंट है तो आरएमएस वैल्यूज पढ़नी है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर हमें तीन चीजों से डील करना पड़ रहा है। किस किस से, यहां पर हमें डील करना पड़ रहा है आई एवरेज से, राइट, आई आरएमएस से और आई नॉट से। तो इन तीनों के बीच रिलेशन क्या होगा, ठीक है, क्या रिलेशन होगा इन तीनों के बीच, तो इसको देखते हैं हम, और बहुत सिंप्लीफाई तरीके से देख सकते हैं। तो मान लो हमारे ये पास ये वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट सिग्नल है, ठीक है, मैंने ऐसे बनाया। तो ये देखो, अगर मैंने इसको कुछ इस तरीके से बनाया, ये देखो, ठीक। सो ये अगर मेरा आई नॉट, ये मैक्सिमम वैल्यू अगर डिनोट कर रही है आई नॉट को और ई नॉट को, ठीक है। सो जरा ध्यान से देखो, इनमें से कौन सी बड़ी वैल्यू, आई आरएमएस ज्यादा बड़ा है या आई एवरेज बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो बेटा यहाँ सिंपल देखने से पता चल रहा है, देखो आई एवरेज कितना है 0.637 ऑफ आई नॉट, और ये यहाँ पर कितना है 0.707 ऑफ आई नॉट, राइट। सो आई आरएमएस देखो कुछ ऐसे जाएगा ये, राइट, और यहां पर ये होगा हमारा आई एवरेज, ठीक। सो ये होगा हमारा आई आरएमएस और ये होगा हमारा आई एवरेज। तो यहां से देखो बहुत सिंपली मुझे पता चल गया, क्या पता चल गया, यहां से मुझे एक सिंपल चीज पता चल गई कि ई नॉट या आई नॉट की बात कर लो तो आई नॉट यहां पर सबसे ज्यादा बड़ा होता है, फिर आई आरएमएस बड़ा होता है और फिर आई एवरेज ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। और इन तीनों में से हम किसको चूज करते हैं अपने हाउस होल्ड के लिए, अगर हमें अपने घरों में किसी ने मुझे कह रखा है मेरे घर में इतनी वोल्ट की सप्लाई आ रही है, तो बेटा वो डेफिनेटली वो हीटिंग बेस्ड होती है, ठीक है। तो वहां हमें जो भी लेना है हाउस होल्ड के केस में, ठीक है, हाउस होल्ड केस में हमें हमेशा ERMS और IRMS चलना पड़ता है, ERMS और IRMS। तो ERMS हमारे घरों में कितनी आ रही है 220 वोल्ट, और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी रेजिस्टेंस होगा सर्किट का हमारा IRMS हो जाएगा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इसके बाद अब करते हैं कुछ मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है, और ये मैथमेटिकल टूल्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब मैथमेटिकल टूल्स। तो बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट करने के लिए आपको बहुत तगड़ी मैथमेटिक्स तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, राइट। जैसे इसमें कुछ इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं, सो उन इंटीग्रेशन को हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहूं साइन ओमेगा टी को, ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल के ऊपर, तो उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इंटीग्रेट करना चाहूं एक कंप्लीट साइकिल के ऊपर, तो उसका आंसर क्या आएगा। तो चलो ये भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल सी छोटी सी चीज है, चलो इसको भी निपटा लेते हैं। तो देखो भैया सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन करना है। तो एक फॉर्मूला याद रखना, जब भी हम साइन थीटा को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर आता है माइनस कॉस थीटा, राइट। अगर मैं इसी चीज को ऐसे करना चाहूं, ये मैं साइन 2 थीटा को इंटीग्रेट करूं ऐसे, तो बेटा इसका आंसर आएगा माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। और जो चीज कांस्टेंट होती है वो डिवीजन में आ जाती है ऐसे, राइट। अगर मैं यही चीज इसको ये ले लूं कि ये साइन 3 थीटा है, ठीक, इसका इंटीग्रेशन करना चाहूं तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा कॉस 3 थीटा डिवाइड बाय 3 ऐसे करके, राइट। अगर मैं यही चीज साइन n थीटा लेना चाहूं, साइन n थीटा, ठीक है, जहां पर n क्या है कांस्टेंट है, तो इसका आंसर आएगा माइनस कॉस, ठीक है, n थीटा डिवाइड बाय n। तो ये चीज याद रखनी है, इसी के बेस पे हमें कुछ इंटीग्रेशन करनी है। तो वो इंटीग्रेशन जो जनरली इसमें यूज हो जाती है वो कौन कौन सी इंटीग्रेशन है ये भी देख लेते हैं। तो यहां पर जो फ्रीक्वेंटली इंटीग्रेशन है वो 0 से t तक यूज होगी साइन ओमेगा t dt, ठीक है, ये इंटीग्रेशन करनी है। मैं बता दूं इसका आंसर 0 आने वाला है, ठीक। या तो ऐसे याद रख लो कि इसका आंसर 0 आएगा,
क्योंकि नो नीड टू ड्राइव इट एनीवेयर, राइट, कहीं पर भी इसको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर पुट करा जा सकता है। लेकिन मैं यहां पर आपको ये ड्राइव करके भी दिखा दे रहा हूं कि ये चीज कैसे आ रही है, राइट, ये 0 के इक्वल कैसे आ रहा है कंप्लीट साइकिल पे। सो जरा ध्यान से देखना, यहां पर अगर मैंने देखो बताया साइन थीटा को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, माइनस कॉस थीटा आता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा माइनस, ठीक है, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब यहां पर देखो जो ओमेगा है, ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, राइट। ओमेगा क्या है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, जिस साइकिल पे, जिस फ्रीक्वेंसी पे एक साइकिल हमें मिल रही है, ठीक है, उसको उसकी फ्रीक्वेंसी है। और जो हमारे घरों में जो सिग्नल आता है, जो वोल्टेज और ईएमएफ का सिग्नल आ रहा है वो 50 हर्ट्ज पे आ रहा है, तो डेफिनेटली ये लीनियर फ्रीक्वेंसी तो नहीं है, लेकिन वैसा ही है। सो यहां पर ओमेगा क्या है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो डिवाइड बाय ओमेगा कर देंगे। अब इसको लिमिट रख देंगे 0 से लेकर टी तक, राइट। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, -1/ओमेगा बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। क्या चीज हो जाएगा, कॉस ओमेगा, देखो ओमेगा की जगह लिखा जा सकता है 2π/t, ठीक है, इनटू टी। अब यहां पर हमें क्या करना है, लिमिट पुट करनी है, ठीक है। याद रखो ये ओमेगा की जगह लिखा हुआ है 2π/t, ये होता है ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है ये, ठीक। सो अब देखो ये क्या हो जाएगा, -1/ओमेगा, ठीक, cos 2π डिवाइड बाय टी इंटू इस t की जगह एक बार अपर लिमिट रखना है t माइनस cos, इस t की जगह ये 0 रखना है, तो 0 से मल्टीप्लाई होगी पूरी चीज 0 हो जाएगी, तो ये एंगल 0 आ गया, राइट। अब देखो यहां से क्या होगा, t से t कैंसिल हो गया, -1/ओमेगा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos 2π डिवाइड माइनस cos 0। अब cos 2π कितना होता है, cos 2π होता है 1, ठीक है। कैसे याद रखें, आपको एक cos की साइकिल होती है, देखो ये cos की साइकिल है, या अगर आपको ये याद है तो आप इससे पता कर सकते हो कि ये चीज कैसे आ रही है। सो ये -1/ओमेगा, ठीक, cos π कितना, cos 2π कितना होता है 1, और cos 0 भी कितना होता है 1, सो 1 - 1 हो गया 0। तो आप याद रख सकते हो कि sin ओमेगा टी dt को जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो उसका आंसर 0 आता है। सिमिलरली अगर मुझे ये कहा जाए कि इसका इंटीग्रेशन करना है, sin 2 ओमेगा टी का dt का, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बेटा इसका आंसर भी तो 0 ही आएगा, ठीक है, इसका आंसर भी 0 आएगा। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जो हम याद रख सकते हैं, वरना हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, राइट। अब हम करते हैं कॉस की, अगर यहां पर साइन ना आके कॉस आ जाए तो क्या होगा, तो चलो देखते हैं कॉस को। तो बेटा जैसे हमने साइन का इंटीग्रेशन करा, अब हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, कॉस का इंटीग्रेशन भी करना है, क्योंकि कॉस भी इसमें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज हो सकता है, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को दिखाने के लिए कॉस का भी यूज करा जा सकता है। तो कॉस का एक बार इंटीग्रेशन देख लेते हैं, जो कि इस चैप्टर में यूज हो सकता है, ठीक है। सो देखो ये बहुत सिंपल सी चीज है, अगर हमारे पास कॉस थीटा है और इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन आता है साइन थीटा, ठीक। सिमिलरली अगर यहां पर होता कॉस 2 थीटा डी थीटा, ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, इसका इंटीग्रेशन आता साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2। सिमिलरली अगर यहाँ पर cos 3 थीटा होता तो इसका आंसर क्या आता, इसका आंसर आता साइन 3 थीटा बाय 3, ठीक है, ऐसे करके आता है। लेकिन क्या मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, नहीं, मुझे कुछ इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, यही चीज होगी, लेकिन ओमेगा और टी की फॉर्म में होने वाली है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा देखो कुछ इस तरीके से, मेरे पास होगा cos ओमेगा टी dt ओवर ए कंप्लीट साइकिल, इसे मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो देखो cos थीटा को जब इंटीग्रेट करा जाता है तो sin थीटा आता है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा sin ओमेगा टी, ठीक है। क्योंकि ओमेगा यहाँ कांस्टेंट है तो ओमेगा नीचे आ जाएगा, इस तरीके से इंटीग्रेशन का रूल है ये, जो भी चीज कांस्टेंट होती है वो मल्टीप्लीकेशन में चली जाती है, जबकि डिफरेंशिएशन में ठीक इसका उल्टा होता है, जो भी चीज कांस्टेंट होती है वो मल्टीप्लाई में आती है, राइट। तो अब क्या करेंगे, इस पे पुट करेंगे लिमिट, यहां पर ओमेगा कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाला जा सकता है, ये हो जाएगा 1/ओमेगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया साइन ओमेगा की जगह पुट करा जा सकता है 2π/t, ठीक है, और ये हो गया t और लिमिट हो गई 0 से t। अब एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/sin 2π/t, ठीक है, और इसकी जगह ये पुट कर देंगे तो यहाँ गया t, और जब इस t की जगह ये 0 पुट करेंगे तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, ठीक है, और ये हो जाएगा sin 0, राइट। अब देखो t से t क्या हो गया, कैंसिल, sin 2π कितना होता है बेटे, sin 2π होता है 0, ठीक है। अगर sin 2π समझना है तो ये साइकिल देखो,
इस साइकिल में बता रखा है हर एंगल पे कितनी वैल्यूज आती हैं। सो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 1/ओमेगा, साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0, साइन 0 भी होता है 0, ठीक है। तो इसका अल्टीमेटली आंसर आ गया 0 हमारे पास, राइट। सिमिलरली अगर ऐसा तुम्हें ना देके ऐसा दिया जाता, ठीक है, 0 से t तक cos 2 ωt dt, तो बेटा इसका भी आंसर क्या आएगा 0। तो जब भी हमें ये टर्म दिखेगी कहीं पर, ठीक है, ध्यान से देख लो, जब भी ये टर्म दिखेगी तो उसका आंसर हमें 0 पुट करना है। तो साइन को हमने इंटीग्रेट कर लिया, कॉस को इंटीग्रेट कर लिया। दो टाइप के और इंटीग्रेशन है जो इसमें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो उनको भी कर लेते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि अगर मैं इंटीग्रेट करूं किसको, अगर मैं इंटीग्रेट करूं साइन ओमेगा टी dt को इंटीग्रेट करता हूं ओवर ए कंप्लीट साइकिल तो आंसर आता है 0। सिमिलरली अगर मैं साइन 2 ωt dt इसको इंटीग्रेट करता हूं ओवर ए कंप्लीट साइकिल तो आंसर आता है फिर भी 0, ठीक है। तो ये एक चीज है साइन के लिए। दूसरी चीज है अगर मैं सिमिलरली यहां पर cos ωt dt, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करता हूं तो भी इसका आंसर आता है 0 फॉर ए कंप्लीट साइकिल, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं cos 2 ωt dt ऐसे लेता हूं और तो भी इसका आंसर आता है 0, ठीक। सो ये चीज हम कर चुके हैं अभी तक। अब और किस टाइप के इसमें इंटीग्रल इन्वॉल्व हो सकते हैं इस चैप्टर में, तो वो दो और टाइप है जो फ्रीक्वेंटली यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या टाइप है, वो है बेटा ये कि इसको हमें इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करें ओवर ए कंप्लीट साइकिल, तो देखो ये बहुत सिंपल है, ठीक है। याद रखना है इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब भी इंटीग्रेशन होगा तो बेटा इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्क्वायर वाला हो, ठीक है। तो हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसमें करना है, हमें ऐसे फंक्शन में चेंज करना है जिसके ऊपर स्क्वायर ना हो किसी तरीके से, तभी ये इंटीग्रल उसके ऊपर ऑपरेट कर पाएगा। तो ऐसा कैसे हम कर सकते हैं, तो देखो ऐसा करना बहुत सिंपल है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, एक फॉर्मूला आपने देखा होगा कभी, ये एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, जिसका आंसर क्या होता है, जिसका आंसर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ठीक है। अब बताओ यहां पर क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 - cos 2 थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय 2, ऐसा करके हो गया। तो सिमिलरली जब ये चीज ऐसे है तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, साइन स्क्वायर ओमेगा टी किसके इक्वल होगा, 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2, बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं इस चीज को यहां पर अब पुट नहीं कर सकता, देखो कहीं पर भी अब स्क्वायर नहीं है, और अगर स्क्वायर नहीं होता है इंटीग्रल में तो उसको सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है, जैसे हमने ये देखा है। सो अब बताओ अब हमें क्या करना चाहिए, यहां पर क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, इसी की जगह 0 से t इंटीग्रेट करना है, लेकिन 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2, ठीक है, dt इसको इंटीग्रेट करना है। तो बेटा इसको इंटीग्रेट करना बहुत इजी है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको पहले पार्ट में स्प्लिट कर लो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 0 से t, ठीक है, ये 2 बाहर निकाल लो, 2 बाहर निकाल लिया, देखो 2 बाहर आ चुका है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा यहां पर dt माइनस, ठीक है, माइनस क्या ये वाला फैक्टर बचा, तो 0 से t तक मुझे इंटीग्रेट करना है किसको, cos 2 ओमेगा टी dt को, ये देखो, ठीक है। अब देखो कितना इजी है इसका सॉल्यूशन, अभी तो मैंने बताया था, देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा का पूरा t आएगा, dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t आ जाएगा, ठीक है। और अभी मैंने बताया कि अगर कुछ इस टाइप का होता है तो इसका आंसर अल्टीमेटली क्या आता है, 0 आता है। ये देखो यहां मैंने बता रखा है, ठीक है, ये चीज ही तो है वो, तो यहां पर क्या आ जाएगा 0। सो बेटा इस टाइप का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t/2, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का इंटीग्रेशन आएगा तो इसकी जगह या तो याद कर लो t/2 आंसर आएगा, या तुम्हें ऐसे करके डेराइव करना आना चाहिए, ठीक है। अगर तुम ड्राइव करोगे तो तुम्हें हेल्प करेगा, किसमें, जेई में हेल्प कर सकता है और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प कर सकता है, अगर आपको ये सारे स्टेप्स पता है तो। लेकिन आपको अगर बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए चाहिए, आपको सिर्फ एक न्यूमेरिकल टैकल करना है बोर्ड में, तो इतना बहुत सही है, ठीक है। एक डेरिवेशन भी करना तो ये बहुत सही है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का आंसर क्या आ जाता है, t/2 आ जाता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं cos स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रल, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं।
तो बेटा अब क्या बचा है, अब बिल्कुल लास्ट बचा है, ठीक है, लास्ट बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज्ड एक चीज बची हुई है, उसको भी कर लेते हैं। तो वो आता है क्या, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ओवर ए कंप्लीट साइकिल, तो इसको भी देख लेते हैं। ये भी बहुत सिंपल सी चीज है। अभी तो मैंने बताया था कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक चीज की पावर आ रही है तो उसका इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा क्या हमें चेंज ही करना पड़ेगा उसको ऐसी फॉर्म में कि उसके ऊपर पावर ही ना हो, ठीक है। तो इसको कैसे चेंज करा जा सकता है, बहुत ईजी है, वही लिखेंगे cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का देखो एक और फॉर्मूला होता है ये वाला, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब इसको इस तरफ ले आओ तो बताओ ये क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट। अब इस 2 को यहां ले जाओ तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाय 2, और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। तो बेटा जहां पर भी cos का स्क्वायर आता है वहां पर मैं ऐसा पुट कर सकता हूं, ठीक है। और देखो इसके ऊपर कोई पावर भी नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन बहुत इजीली हो सकता है, तो मैं इसको पुट कर दूंगा यहां पर, ठीक। अब बताना क्या आएगा, अगर मैं इसको यहां पर इंटीग्रेट पुट कर दूंगा, यहां पर ये फॉर्म पुट करूंगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 0 से t, और cos स्क्वायर जब भी ऐसा कुछ आता है तो ये पुट कर सकते हैं। तो ये बेटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos, ठीक है, 2 का 2 आ जाएगा, थीटा, थीटा यहां पर किसके इक्वल है, देखो थीटा यहां पर ओमेगा टी के इक्वल है, तो ये आ जाएगा ओमेगा टी, ठीक है, प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, डी टी। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो बहुत सिंपल है, 2 तो कांस्टेंट ही है तो 2 बाहर निकाल लो, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो बताओ क्या आ जाएगा, cos 2 ओमेगा टी डी टी, ठीक है। इसका इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, 0 से t तक, प्लस इंटीग्रेशन 0 से t करना है किसका, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आ गया dt, ठीक है। अब देखो यहां पर फिर से बहुत सिंपली पता लग रहा है कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो तो 0 ही आ रहा है, ये देखो यहां पर, ठीक है, ये हम कर चुके हैं, इसका इंटीग्रेशन 0 है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा 1/2, इसका इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आएगा t, ठीक है। तो वापस बेटा आंसर क्या आ गया, t/2। तो जब हम इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो भी इसका आंसर आएगा t/2। तो ये कुछ चीजें जो हमें याद रखनी है, ठीक है। अगर हमें ये चीजें याद है तो हम न्यूमेरिकल करने के लिए बहुत ज्यादा सक्षम हो चुके हैं, ठीक है। अब हमें चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, ओके। तो आई होप इतनी क्लास समझ में आई होगी। अब चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, और वो न्यूमेरिकल देखना आपको कितने इजी लगने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अभी तक मैंने आपको बताया कुछ यहां पर, तो बेटा अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हमने करा ERMS क्या होता है, IRMS क्या होता है, आई एवरेज क्या होता है, और E एवरेज क्या होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, और बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत हाई कॉन्सेप्ट तक जाएंगे हम, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है, तो सबसे पहले हम इन दोनों क्वेश्चन को टैकल करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रिक मेन्स इन ए हाउस आर मार्क्ड विथ 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज, ठीक है। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो बेटा ये कह रहा है कि हमारे किसी भी घर में जो वोल्टेज आ रही है वो कितनी आ रही है, 220 वोल्ट आ रही है, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। तो डेफिनेटली यहां पर ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा होगा, ठीक है। अब वो जो ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है वो साइनोसॉइडली होगा, ठीक। तो उस साइनोसॉइडली ग्राफ की, उस साइनोसॉइडल कर्व की हमें क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर मुझे गिवन क्या है, ठीक है, हम गिवन लिखते हैं। तो बेटा देखो गिवन क्या है, मुझे गिवन है 220 वोल्ट, ठीक है। और याद करो अब जो भी सप्लाई दी जाती है, ठीक है, हाउस होल्ड में, वो सारी ERMS से डिनोट करी जाएगी, ठीक, क्योंकि हीटिंग बेस्ड होते हैं वो। तो ये हो जाएगा ERMS कितना हो गया, 220 वोल्ट। और क्या गिवन है, और गिवन है लीनियर फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी गिवन है, 50 हर्ट्ज, ठीक है बेटा। तो ये चीज मार्क करी गई है, ये घर में आ रही है इतनी चीज, ठीक है, ऐसा आ रहा है और फ्रीक्वेंसी है, इसका सिंपल मीनिंग है वहां पर क्या है, वहां पर एक ऑल्टरनेटिंग करंट होने वाला है कुछ इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से कुछ ऑल्टरनेटिंग करंट होगा ना। इसी की फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है, इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें 50 हर्ट्ज। तो इसकी मुझे क्या लिखनी है, इसकी मुझे एक जनरलाइज इक्वेशन लिखनी है इस केस में, इस केस के लिए, पर्टिकुलर केस के लिए मुझे एक इक्वेशन लिखनी है। तो कैसे करेंगे ये, देखो इसकी जो पीक वैल्यू होगी वो क्या होगी, E0 होगी। तो कैसे करेंगे अब ये E इंस्टेंटेनियस कैसे होगी, साइनोसॉइडल कर्व से गिवन है, तो ये हो जाएगा E0
साइन ओमेगा टी, ठीक है। कई बच्चे यहाँ प्लस फाइव करके भी लिख देते हैं, लेकिन बेटा वो तब लिखते हैं जब कोई फेज गिवन होता है। यहाँ पर हमें कोई भी फेज नहीं गिवन है, ठीक है, तो हम इसको सिंपल इक्वेशन ये लिखेंगे। हम जानते हैं कि ओमेगा क्या होता है, यहाँ पर ये जो ओमेगा इसको कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसका फॉर्मूला होता है 2π/t। सो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2π/1/t क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी होता है, लीनियर फ्रीक्वेंसी। मतलब इस ओमेगा को मैं यहाँ प्लग कर सकता हूं, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E0 साइन, ठीक है, 2π लीनियर फ्रीक्वेंसी इंटू टी। ठीक, अब मुझे ये चीज कैलकुलेट करनी है। अब देखो मुझे गिवन क्या क्या है, मुझे तो ERMS गिवन है, मुझे इसकी पीक वैल्यू पता ही नहीं है। तो देखो इसकी पीक वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, बहुत सिंपल है। क्या करना है, यहाँ पर हम जानते हैं कि ERMS जो भी होती है, ठीक है, वो फॉर्मूला होता है E0√2 का। सो बेटा यहाँ पर E0 कितना आ जाएगा, यहाँ पर E0 आ जाएगा ERMS, ठीक है, इंटू √2, और ERMS हमें कितना गिवन है 220 वोल्ट, तो ये हो गया 220 वोल्ट इंटू √2। सो बेटा ये हो गया हमारा E0, ठीक है। इस E0 की वैल्यू यहाँ प्लग करेंगे तो देखो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, E इंस्टेंटेनियस यहाँ पर जो आने वाला है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास E0 कितना है 220, ठीक है, √2, राइट। फिर आ जाएगा साइन, फिर 2π को ऐसे लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है 50 हर्ट्ज, तो ये 50 लिख देंगे ऐसे, और ये हो गया हमारा टाइम। तो बताओ ये क्या हो गया यहाँ पर। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखे रहने देना दिया जा सकता है, ठीक है, और सॉल्व भी करा जा सकता है। तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है, ये बहुत सिंपल है। इसको सॉल्व करना, √2 की वैल्यू यहाँ प्लग कर देना और सॉल्व कर लेना। सो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन 2π 2 इंटू 50, तो ये हो गया 100π, ठीक है, और ये t। सो बेटा ये आ गई हमारी ये इंस्टेंटेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो इस टाइप से हमने देखो ये इंस्टेंटेनियस इक्वेशन जो यहाँ पर गिवन है ये मैंने निकाल लिया, जो कि ये आएगी, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है बेटा एक बल्ब है हमारे पास, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखो, वो कह रहा है कि हमारे पास एक बल्ब है जो कि 12 वोल्ट डीसी पे अप्लाई करा गया है, ठीक है। सो ये रहा हमारे पास एक बल्ब, ये देखो ये हमारे पास एक बल्ब है जो 12 वोल्ट की डीसी पे अप्लाई करा गया है। अब क्या कह रहा है, इफ द बल्ब इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स एंड गिव्स नॉर्मल ब्राइटनेस, ठीक है। अब इस बल्ब को क्या करा गया है, इस बल्ब को कनेक्ट कर दिया गया है एसी सोर्स से। अब याद रखना एसी सोर्स लगातार चेंज होता रहता है, ठीक है, वोल्टेज और ईएमएफ, वोल्टेज ईएमएफ करंट हमेशा चेंज होता रहता है। तो इसीलिए हमने क्या पढ़ा था, ERMS और E एवरेज के लिए पढ़ा था। और हम जानते हैं कि अगर मैं इसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई कर रहा हूं तो वहां पर वो AC की जगह हम क्या पढ़ेंगे, ERMS पढ़ेंगे, ठीक है, RMS वैल्यूज पढ़ी जाती हैं। तो बेटा वो कह रहा है अब इसी बल्ब को कनेक्ट कर दिया गया AC से, फिलहाल ये DC से कनेक्टेड था इस केस में, ठीक है। अब इसी बल्ब को कनेक्ट कर दिया गया है AC से, 12 वोल्ट के AC से, ठीक है, AC से। अब वो पूछ रहा है कि बताओ बेटा बताओ, अब यहाँ पर जो पीक वैल्यू होगी, ठीक है, जब मैंने इस बल्ब को अप्लाई करा है AC पे, तो AC कैसे जा रहा होगा, AC तो ऐसे ही तो जा रहा होगा, ये देखो ऐसे करके, ठीक है। तो क्या इसका पीक 12 वोल्ट है, नहीं, इसका पीक 12 वोल्ट नहीं है, क्योंकि ये तो हमें क्या गिवन है, ये तो हमें ERMS गिवन है। जब भी अप्लाई करते हैं किसी भी अप्लायंस पे तो वहां पर क्या कहलाता है, वो ERMS बन जाता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज ERMS बन जाता है जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई करा जाता है। तो यहां पर बेटा बहुत सिंपल सी बात है, ये जो मुझे गिवन है, ठीक है, ये मुझे ERMS गिवन है। तो देखो ERMS मैं जानता हूं क्या होता है, E0/√2 होता है, ठीक है। सो यहां पर E0 बताओ कितना आ जाएगा, ERMS इंटू √2, ठीक है। सो ERMS क्या होगा, ERMS हमें गिवन है क्या, हाँ, ERMS हमें गिवन है 12 वोल्ट, ठीक है। सो ये 12 वोल्ट हो गया, और इंटू √2 कर दो तो 1.41, तो इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 17 वोल्ट के अप्रोक्स, ठीक है। तो इस सिग्नल की ये जो AC, ये जो बल्ब को हमने AC सिग्नल दिया है, ठीक है, जिसकी RMS वैल्यू 12 वोल्ट है, उसका जो पीक वो होगा वो कितना होगा 17 वोल्ट का, मतलब ये जो होगा ये होगा 17 वोल्ट का, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। अब चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, शो दैट हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए कंप्लीट साइकिल ऑफ AC इज सेम एज प्रोड्यूस बाय DC विद I इक्वल टू IRMS, ठीक है। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि सेम एक कंप्लीट साइकिल के लिए AC की जो AC हीट प्रोड्यूस करेगा वही DC भी हीट प्रोड्यूस करेगा। तो बहुत सिंपल है, ये देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज हमें ये देखना है कि अगर मैंने कोई, मान लो मेरे पास ये कोई DC
सप्लाई है, ठीक है। अच्छा ये जो डीसी सप्लाई है इसमें जो ये करंट है, ठीक है, ये जो करंट है ये हमें कह रखा है कि ये करंट की जो वैल्यू है वो IRMS के इक्वल है। तो जब ये हम डीसी अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, मान लो मैंने इसको एक रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ अप्लाई कर दिया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, तो बेटा जब ये डीसी करंट इसमें से जाएगा तो क्या होगा, कुछ हीट प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी, देखो एक हीट प्रोड्यूस होगी, और इस हीट की जो वैल्यू होगी, मान लो ये करंट पास हुआ टी टाइम के लिए, तो जो भी हीट प्रोड्यूस होगी वो हीट कितनी होगी, वो हीट होगी I²RT, ठीक है, ऐसे करके हीट प्रोड्यूस होगी। अब यहां पर आई किसके इक्वल दे रखा है, आई इक्वल दे रखा है IRMS के, तो ये हो जाएगा IRMS का स्क्वायर RT। तो इतनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है कौन सा करंट, डीसी करंट प्रोड्यूस कर रहा है इतनी हीट, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए एसी भी इतनी हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, सेम सर्किट में। तो जरा ध्यान से देखो, ये है हमारे पास एसी वोल्टेज और करंट कुछ भी, ठीक है, ऐसे करके ऐसा होता है वो। अब मैंने इसको अप्लाई करा है, मान लो ये करंट है, ठीक है, और इस करंट को कैसे डिनोट करते हैं, इस करंट को डिनोट करते हैं I0 sin ωt, ऐसे तो डिनोट करते हैं। अब इस करंट को मैंने अप्लाई करा इस रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर, तो जरा ध्यान से देखो, अगर ये एसी इसमें से पास होगा तो ये भी तो हीट प्रोड्यूस करेगा। अब बेटा ये जो हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये जो हीट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये वेरी कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने लेट कर लिया कि एक स्मॉल टाइम में ये डेल एच हीट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब बहुत कम, बहुत स्मॉल टाइम में बहुत कम हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं डेल एच इक्वल टू I²R∆T, ठीक है, ये चीज याद रखो। अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे लिख दिया, देखो हम पूरी साइकिल के लिए, पूरी एक कंप्लीट साइकिल के लिए एट वंस नहीं निकाल सकते एसी में, क्योंकि उसकी वैल्यूज वेरी कर रही हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, हमें अगर पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए निकालना है तो कोई एक इंस्टेंटेनियस हीट हमें चाहिए होगी, ठीक है, एक इंस्टेंटेनियस टाइम पे हीट चाहिए। तो डेफिनेटली वो इंस्टेंटेनियस टाइम पे एक स्मॉल टाइम के लिए जो हीट होगी वो कितनी होगी, डेल एच इक्वल टू I²R∆T, ठीक है। तो इसको अब हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, जरा ध्यान से देखो, हमारे पास है डेल एच, ठीक है, I²R∆dt फॉर स्मॉल टाइम, ठीक है, फॉर स्मॉल टाइम, हीट प्रोड्यूस्ड फॉर स्मॉल टाइम, हीट प्रोड्यूस फॉर स्मॉल टाइम। अब देखो क्या करेंगे, यहां पर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ये देखो इसको इंटीग्रेशन कर दी 0 से s तक, और यहां पर क्या होगा, यहां पर I0 की वैल्यू पुट कर दो ये वाली, तो ये क्या हो जाएगा, I0 का स्क्वायर sin² ωt/dt, ठीक है, ऐसा करके हो जाएगा 0 से t तक, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो इसमें क्या क्या चीज कॉमन आ रही है, तो बेटा इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो इसमें कॉमन आ गया है हमारे, कांस्टेंट क्या आ रहा है, कॉमन नहीं, कांस्टेंट देखना है, तो I0² और R यहाँ पर कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, I0² और R मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, 0 से t sin² ωt/dt। कितनों को पता है कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, पिछले ही उसमें हम कर आए हैं कि sin² ωt/dt इसका एक कंप्लीट साइकिल के लिए क्या होती है। तो देखो ये हो जाएगा, ये तो पूरी हो जाएगी कंप्लीट हीट, ठीक है, एक साइकिल के लिए ये हीट हो गई है, ठीक, एसी वाली, ठीक। और यहां पर क्या हो गया, ये हो जाएगा I0²R, और इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा T/2, ये मैं करवा चुका हूं, ठीक है, लास्ट में जब हम मैथमेटिकल टूल्स कर रहे थे तो यही हमने करा था। अब देखो इस चीज को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, I0², ठीक है, I0², ठीक, और यहां पर ये जो 2 आ रहा है, 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, √2 × √2, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। सो ये क्या हो गया बेटा, ये हो जाएगा R और ये हो गया T। अब जरा ध्यान से देखना इस चीज को, इतनी चीज को ध्यान से देखो, मैं यहां करवा रहा हूं, ठीक। तो ये जो चीज आई है हमारे पास HAC, यहां पर दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HAC, इसको मैं लिख सकता हूं I0, ठीक है, और √2, क्योंकि I भी 2 बार स्क्वायर है और ये √2 भी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया R और ये हो गया T। तो जल्दी बता दो बेटा ये किसके इक्वल होता है, ये IRMS ही तो होता है। सो ये हो जाएगा हमारे पास IRMS
ठीक है, इसका स्क्वायर आर और टी। तो देखो ये जो हीट प्रोड्यूस हुई है एसी की वो इतनी आ रही है, और सिमिलरली जो हीट प्रोड्यूस करी थी डीसी में वो भी इतनी आ रही थी। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है कि हीट प्रोड्यूस बाय एसी इज इक्वल टू द हीट प्रोड्यूस बाय डीसी। ठीक है, सो आई होप तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पर बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है ये भी। अब देखो ये मुझे गिवन है कि एसी सप्लाई ऐसा कुछ हमें गिवन है। अब मुझे ये सारी चीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो बेटा यहां पर सबसे पहले तो इसकी ये जनरलाइज इक्वेशन होती है वो मैं लिख देता हूं। कैसी होती है, तो देखो वो इक्वेशन ऐसी होगी, आई किसके इक्वल होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस माइनस फाइव। ये प्लस माइनस ये फाइव क्या है, ये फाइव होता है फेज कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास फेज डिफरेंस है, तो डेफिनेटली उसको 5 से लिखते हैं। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं इससे, ठीक है, चलो इसको कंपेयर कर लेते हैं। मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है 5 साइन 300t माइनस π/4 ऐसा गिवन है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो देखो तुरंत मुझे आई नॉट की वैल्यू मिल गई है। तो आई नॉट मेरे पास हो गया कितना, 5। अब जल्दी बताओ आई आरएमएस कितना होता है, आई आरएमएस होता है आई नॉट बाय √2। सो आई नॉट तो मुझे गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5√2। ठीक है, ऐसा करके देखो ऐसा हो जाएगा। सो ये एम्पियर में, ये यहाँ पर सारे एसआई सिस्टम में दे रखा है, तो ये एम्पियर में होगा, ये भी एम्पियर में है। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो बेटा फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, इस फ्रीक्वेंसी के लिए इसको कंपेयर करो इससे। ठीक है, तो ये देखो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, 300 के इक्वल है। सो मैं ऐसा लिख सकता हूं एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इक्वल टू 300। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 2πf 300। तो बेटा f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 डिवाइड बाय 2π। ठीक है, 2 से ये कैंसिल कर दो, 150 आ जाएगा। तो ये आ गया 150 डिवाइड बाय पाई। इतना हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी हमारी लीनियर फ्रीक्वेंसी। हमेशा लीनियर फ्रीक्वेंसी की बात करी जाती है। अब बचा आई एवरेज। आई एवरेज कैसे निकालें, तो देखो आई एवरेज तो सबसे इजी चीज है। आई एवरेज होता क्या है, आई एवरेज होता है हमारे पास 2I0 डिवाइड बाय पाई। तो क्या ये सारी चीज मुझे गिवन है, क्या मुझे आई नॉट गिवन है, हाँ मुझे आई नॉट गिवन है। कितना गिवन है, ये मुझे गिवन है 5। ये देखो मैंने कैलकुलेट कर लिया था ये। ठीक है, आई नॉट 5 एम्पियर आ रहा था, तो इसको मैंने इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यही हमारा क्या आ जाएगा, आई एवरेज। ठीक है, इतना एम्पियर, राइट। सो ये हो गए हमारे ये फॉर्मूले। आई होप आपको ये बहुत इजी लगे होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस मेथड यही करना है हमें हर बार। ओके, चलो अब क्वेश्चन करते हैं 5th और 6th।